गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से सामाजिक के लिए हमारे अतीत कक्षा 8 आज चैप्टर नंबर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं। आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों के और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे उसके पास चमत्कारी शक्तियां है, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद वह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी सनाथल और उराव भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन भिन हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दीकू कहा जा रहा था। वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों के गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाज में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय हुए। कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर लगी घास फूस जला करके साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों के काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट करके दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी। पड़ती से अभिप्राय कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। घुमंतु किसान
मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे। कुछ शिकारी संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बना करके शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों में से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल एक पेड़ होता है और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। देखो इसमें देख लें, महुआ क्या होता है? एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों को अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी कीमती वन्य उत्पादकों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में से नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पादन कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बेगा औरों के लिए काम करने में से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और का भारी कीमत पर चीज़ें बेचने थे। सूदखोर और महाजनों भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह ब्याज और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे। कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पाल करके अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चराहे थे और मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुंजर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिया थे और कश्मीर के बकरवाल बकरेज पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आपने इनके बारे में विस्तार से पढ़ोगे। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों को काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं थी। विभिन्न चीज़ों के क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे में चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एलिवन ने 1930 और 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के
बेगा और खोंड समुदाय के बीच में बिताए थे। एलियन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर के इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। वे लिखते थे, क्षेत्र में औरतें इकट्ठा करने और बचे खुचे झूठों को काटने को ठूंठों को काटने आती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था और शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम को मुर्ता आदि फल बीन करके लाती थी। बेगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में बेगाओं का सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे और क्वार में फलियां आने लगती थी। कार्तिक कुटकी में पक जाती थी और अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी। और पूस में पटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियां की भी पूस में के महीने में होती थी। माघ में पुरुष नए बेवड़े की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार पर चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों को ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों को भी जरूरत पड़ने लगती थी। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक करके खेती करने लगे थे। वे बार बार बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन कवर अधिकार भी मिलते जा रहा था। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी को बराबर का हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे और कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे जो ताकतवर होते थे। वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीनें बटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे कई एक जगह ठहर करके रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्रह या घुमंतु के खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासियों का जीवन बदल गया। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने के पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी। वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासियों मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला,
रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं थी। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए थे। गोमंत काश्तकार को क्या हुआ? ऐसे समूह से अंग्रेजों का काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर करके नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसके कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया, जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। यहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकारों इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घूम केतु खेती के लिए छूट दे दी गई। आगे हम कल पढ़ेंगे बच्चों, आज इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो आपको फिर मैं एक बार याद दिला दूं कि आपको सबको प्रोजेक्ट शीट खरीदनी है। 8वीं की सभी कक्षाओं, 8वीं के सभी विषयों के लिए आपको प्रोजेक्ट शीट खरीदनी है और उसे भर करके 31 जुलाई तक विद्यालय में जमा करवानी है। आपको ये प्रोजेक्ट शीट अशोक पुस्तक मंदिर से लेनी है, जो बड़े तख्ते के बाहर है, यानी सिटी जो डिस्पेंसरी है बड़े तख्ते पे उसके नीचे है। एडवाइज़र की लें, दूसरी नहीं लें, ठीक है बच्चों। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों।